Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा भाई? हम करेंगे क्विक रिवीजन। कोई टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक सारे एंड हो चुके हैं, बारी है क्विक रिवीजन की। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर चुके हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। क्विक रिवीजन करेंगे, चीजें क्विकली होने वाली है, मैं पहले बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए जरूरी होता है। फटाफट से देखा, वीडियो खोली, समझा और सब रिवाइज हो गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। करें स्टार्ट, चलो। चैप्टर क्या है हमारा? हमारा चैप्टर है जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, यानी भाई अदालत, कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब क्या है, हमें बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का रोल होता क्या है, तो जरा देखें क्या रोल होता है। कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, जो अदालत होती है बहुत सारे इश्यूज के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं सिर्फ कुछ ही इशू से रिलेटेड डिसीजन लेंगी, कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी ने चोरी कर ली, मर्डर कर लिया, तो उसी से रिलेटेड नहीं। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को मार रही है, उससे रिलेटेड भी रहेगा, है ना। कोई दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी भाई जजमेंट रहेगा। अगर दो गवर्नमेंट के बीच में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने का काम कौन करती है? कोर्ट। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, वही वाली बात है। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट। अगर दो स्टेट है, उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही है कि भाई क्या करना है, रिवर वाटर शेयर करनी है, उसके रिगार्डिंग। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। और क्या कर सकते हैं भाई, अगर किसी की कोई गलती है, कोई मतलब किसी ने कुछ गुनाह करा है, क्राइम करा है, तो उसको पनिश भी कर सकती है कौन? कोर्ट। Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें, बड़े पैमाने पे बात करें, जो जुडिशरी है वो क्या करती है, वो तीन लेवल, मतलब तीन उनके जो कैटेगरी, उसके हिसाब से काम करती है। जैसे डिस्प्यूट करती है रिजॉल्व, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको सुलझाने का काम, उसका सॉल्यूशन देने का काम, उसको रिजॉल्व कराने का काम कौन करती है? जुडिशरी। जैसे मान लो अगर डिस्प्यूट हो गया कोई दो सिटीजन के बीच में, तो उनको सुलझाएगी। दो नागरिकों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगा फसाद, तो उनको सुलझाने का काम कौन करेगी? जुडिशरी। अगर कोई सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में कोई भाई वाद विवाद हो गया, तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगी? उसको सुलझाने का काम भी जुडिशरी करेगी, है ना। अगर दो स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट या मतलब गवर्नमेंट के बीच, सिटीजन के बीच में क्या हो गई, बहस हो गई, तो उसको सुलझाने का काम करेगी। या क्या हो गई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको भी रिजॉल्व कराने का काम कोर्ट करेगी, यानी जुडिशरी करेगी। दैट मीन्स बहुत सारा काम हमारी जुडिशरी करती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्यारी प्यारी जुडिशरी पे होती है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का काम, जो बहुत बड़ी चीज होती है भाई, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद है, उसको सुलझाने का काम जुडिशरी करती है। इससे हमें ये समझ में आता है, वो भी वैरायटी ऑफ इश्यूज। आगे बढ़े, चलो भाई। क्विक रिवीजन है, पहले ही बोला है, चीजें क्विकली होगी। जिसने जैसे चैप्टर देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो आपको एकदम से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है ना भी आए। आप क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, एमसीक्यूज है, माईक्यूज है, आप उसको देखिए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप यहाँ रिवीजन करने आएंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अब जुडिशियल रिव्यू भी करती है। जुडिशियल रिव्यू देखो, as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. That is called judicial review. इसको ब्रीफ में समझाऊं, ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी फैसला या कोई भी लॉ पास करा, उनको लगता है कि भाई ये पब्लिक के लिए सही है हमारे अकॉर्डिंग, बट अगर जुडिशरी को लग रहा है कि ये नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स पब्लिक के प्रोवाइडेड है उनके अगेंस्ट है, ये उनको वायलेट कर रहा है या उनको हार्म पहुंचा सकता है, उनके लिए नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो आप क्या करिए, आप भाई ये डिसीजन को आगे मत बढ़ाइए, इसको खारिज कर दीजिए, यानी मना कर देते हैं। जुडिशरी क्या करती है, अगर कोई भी ऐसा डिसीजन पार्लियामेंट लेती है जो उन्हें लगता है जुडिशरी को कि नहीं
जनता के हित के लिए नहीं है या पब्लिक के फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो मना कर सकती। तो यानी क्या है, जुडिशियल रिव्यू करती है। अगर कोई कानून पास करा, मतलब कोई भी कानून ऐसे लेकर आए पार्लियामेंट, तो उसको चेक करने का बेसिकली काम कि ठीक है, अगर ये सही है तो आप करिए इसको पास, अगर नहीं है तो आप मना कर देते हैं, ठीक है, नहीं इसको आगे मत बढ़ाइए, ये सही नहीं है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है भाई, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को, चाहे वो मैं हूं चाहे आप है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे डिसीजन का मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स कौन से कितने टोटल 6 है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया। अगर मानो ऐसे ही कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है या हार्म पहुंचाता है, हमें लगता है कि भाई ये हमारे हितों का ये तो खनन कर रहे हैं, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको माना नहीं जा रहा है, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमारा राइट, तो क्यों नहीं इसे मान रहे? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें परेशानी है, हमें लग रहा है हमें हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं आप? कोर्ट में, सुप्रीम या हाई कोर्ट में आप जाके अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई देखो हमारे लिए हमारे जो राइट्स हैं उसको तोड़ा गया, उसको हार्म पहुंचाया गया, तो ये केस फाइल आप कर सकते हैं। आया समझ में? ये क्या दिखा रहे हैं भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, बता रहे हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन भाई इंडिया रिपब्लिक हुआ था। बता रहे हैं पहले जो फेडरल कोर्ट था इंडिया का, जो इसके प्रेडिसेसर थे, वो कहाँ थे, जो चैम्बर प्रिंसेस है पार्लियामेंट हाउस वहां थे। देन ये कहाँ शिफ्ट हुआ, करेंटली कहाँ है, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। कब हुआ था? 1958 में। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चल, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। हम क्या देखते हैं भाई, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी क्या है, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हम कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब वो स्वतंत्र है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी उसको प्रेशर या दबाव नहीं डाल सकती, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे कोई नेता अभिनेता कोई भी हो। What this means here is that other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, बट ये जुडिशरी के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इवन जुडिशरी क्या करती है, इनको देखने का काम करती है। अगर ये एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है ढंग से काम नहीं कर रहा तो इनको क्या करती है, इनको इन पे नजर रखती है। ये अगर अपनी पावर का कहीं मिसयूज ना करे तो इन पे ध्यान रखने का काम कौन करती है, जुडिशरी। The courts are not under the government and do not act on their behalf. अभी जो कोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट जो है गवर्नमेंट की सुनते हैं, गवर्नमेंट की बात मानते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, ना गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. ये बता रहे कि हम कह रहे हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट मीन्स जो जुडिशरी है, जुडिशरी पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकती इनके मैटर में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन से फायदा ये है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी जजेस हैं, हाई कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, इनको अपॉइंट करने में इनका कोई इंटरफेरेंस इतना नहीं होता। ये जो अदर ब्रांचेस है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये लोग कोई रोल प्ले नहीं करते ज़्यादा कि भाई किस जज को अपॉइंट करना है, कब करना है, क्या नहीं करना, कौन है, कैसे है। इसको अपॉइंट करने में, मतलब जज को अपॉइंट करने में इनका रोल, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव का, बहुत ही लिटिल रोल होता है। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. अब एक बार अगर ये अपॉइंट हो गए अपने ऑफिस में तो ये भी बड़ा मुश्किल है, इनको इनकी कुर्सी से हटाना, इनको इनकी जगह से हटाना भी मुश्किल है। जज को भी उनकी पोजीशन से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. यही जो आज़ादी है जुडिशरी को कि आप बिल्कुल बिना टेंशन के काम करिए, आपको ना लेजिस्लेचर से डरने की ज़रूरत है, ना आपको एग्जीक्यूटिव से डरने की ज़रूरत है, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नेता अभिनेता के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए। जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ये क्या करती है, ये अलाउ करती है कोर्ट को, ताकि वो सेंट्रल रोल प्ले करे, ताकि क्या हो, ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, इन पर भी नजर कौन रखती है, जुडिशरी। बट जुडिशरी के काम में ये दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते, जुडिशरी के काम में ये दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में? हमने देखा था ना, मतलब 3 लेवल है मेनली। 3 लेवल होते हैं, कितने? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे फर्स्ट पे हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट पे सुप्रीम कोर्ट है, सेकेंड पे हाई कोर्ट, थर्ड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं लेवल, किसके? ये कोर्ट के लेवल हैं। क्या बोल रहे हैं? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन कंट्री। ये कोर्ट्स के लेवल हैं। ये क्या है? कोर्ट्स के लेवल हैं। There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level। मतलब इस लेवल में क्या मिल जाएंगे? सेवरल कोर्ट मिल जाएंगे। सेवरल, बहुत सारे कोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, सेवरल कोर्ट। बट ये जो लेवल है अपेक्स लेवल, यहाँ पे एक ही कोर्ट मिलेगा। अपेक्स लेवल पे कितने मिलेगा? सिर्फ एक ही कोर्ट यहाँ मिलेगा। आया समझ में? Each state is divided into district that are presided over by the district judge। हर जो स्टेट है उसमें डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड रहता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? टोटल कितने हाई कोर्ट है हमारे पास? टोटल हमारे पास 25 हाई कोर्ट है। और हर कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में कितने, मतलब हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। भाई हर स्टेट में हाई कोर्ट है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। अगर किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट है, उसको क्या बोलेंगे? वो उस पर्टिकुलर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट रहेगा। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट। और टॉप लेवल पे कौन होगा? भाई टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, जो कहाँ लोकेटेड है? जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसमें कौन प्रिसाइड करते? भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। अगर जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेगी, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेगी, वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो भी डिसीजन कौन? सुप्रीम कोर्ट लेगी। ठीक है, मानना ही पड़ेगा, बाध्य है। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ये क्या है भाई? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कि भाई पीस हो और जस्टिस हो। ठीक है, चलो। आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? मतलब ये जो 3 लेवल है, हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, क्या ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो हाँ, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by higher court are binding on the lower court। हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बेसिकली इंटीग्रेटेड है। जिसका मतलब ये कि जो भी डिसीजन ऊपर के लेवल की कोर्ट लेगी, वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा।
Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. अगर हम इसको समझे तो हम किससे समझ सकते हैं? appellate system से. जो appellate system होता है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं. इसका मतलब क्या है? appellate system का मतलब यहाँ पे लिखा है, क्या है? This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. मतलब अगर ये जो lower court है, इनको लगा कि भाई यहाँ पे डिसीजन ढंग से नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे? ये हाई लेवल पे जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट पे जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे अपील करी, यहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि भाई यहाँ भी सही से नहीं हुआ डिसीजन, तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में. कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. अब यहाँ पे जो डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो हाई कोर्ट को और लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा. तो ये क्या है? इंटीग्रेट. हम देख रहे हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से तीनों लेवल जुड़े हुए हैं. अपीलेट सिस्टम मतलब अगर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जस्टिस से तो यहाँ गए, यहाँ पर भी नहीं मिला तो यहाँ अपील करी और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. ठीक है, फिर फाइनल जो यहाँ डिसीजन होगा इनको मानना पड़ेगा. आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? अपीलेट सिस्टम. आगे बढ़े, चल. What are the different branches of the लीगल सिस्टम? भाई जो लीगल सिस्टम है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी होती है? हमने देखी थी ना, सिविल होती है और कौन सी होती है? एक होती क्रिमिनल. कौन सी होती है? सिविल लॉ केसेस और क्रिमिनल लॉ. देखते हैं जरा इसको, समझते हैं क्यों, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है. जो ब्रांचेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमेन, टू ब्रिंग मोर डोरी और मर्डर. इसका मतलब है क्रिमिनल, मतलब क्राइम. क्राइम कब होता है? जब हम बोलते हैं ना जो कानून को हाथ में लेता है, जो कानून को नहीं मानता है, यानी वो गुनाह कर रहा है, क्राइम कर रहा है. तो ऐसे ही अगर कोई भी कानून को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता है, यानी वो गुनाह कर रहा है. जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, या किसी ने भाई दहेज के लिए औरत को हैरेस करा, या चोरी करी, यानी कानून के अगेंस्ट जा रहा है, कानून को नहीं मान रहा, कानून को तोड़ रहा है, यानी क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ में क्या होता है? जब भी किसी के राइट, किसी के जो मौलिक अधिकारों को कोई हार्म पहुंचाता है तो क्या होता है? सिविल लॉ. तो डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्यूट हो गए लैंड के सेल से रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस. मतलब जो किसी के बेसिक अधिकार है अगर उनका कोई हार्म पहुंचा रहा है तो वो सिविल लॉ में आ जाते हैं. ठीक है, क्रिमिनल तो आप समझ ही रहे, क्राइम बड़ी चीज हो गई, कानून को तोड़ना. यहाँ पे सिविल लॉ, अगर किसी के भाई जो बेसिक अधिकारों को कोई हार्म पहुंचा रहा है तो वो यहाँ पे आ सकता है. जैसे किसी कोई लैंड सेल कर रहा है तो उस टाइम पे कुछ इशू हो गया, या कोई लैंड परचेज कर रहा है, या सॉरी गुड सेल कर रहा है. ठीक है, या रेंट के मैटर्स पे. It usually begins with the lodging of an FIR, first information report, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. अब यहाँ पे क्या होता है भाई? मर्डर, चोरी, अगर ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो कहाँ जाएगा इंसान? सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएगा. कहाँ जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा ना. तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? FIR से होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से होती है, जिसमें पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम को, और क्या करती है भाई? केस फाइल करती है. फिर मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर कहाँ जाएगा? केस कोर्ट में जाएगा. इसकी शुरुआत मतलब कैसी होती है? इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, FIR से होगी. सबसे पहले FIR लॉन्च होगी, फिर पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद केस कहाँ जाएगा? अदालत में, कोर्ट में. अब यहाँ पे क्या होता है? पेटिशन फाइल करी जाती है. यहाँ पे कोई FIR नहीं होती. क्यों? क्योंकि ऐसा गुनाह, क्राइम नहीं हो रहा है, बस किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है. तो रेलेवेंट कोर्ट में जाना पड़ता है. कौन जाता है भाई? जिसको अफेक्ट पड़ा है, जिसको प्रॉब्लम हुई है. ठीक है, जैसे रेंट मैटर की बात करें तो या तो लैंडलॉर्ड हुआ, मकान मालिक, और टेनेंट, ये दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है? कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. इसमें क्या होता है? ठीक है, ये काम करा, इसके बाद इस तरीके से छानबीन हुई, अगर पता चला कि कोई गिल्टी है यानी कोई गुनाहगार है तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? अगर पता चल गया कि भाई गुनहगार है, इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन. अक्यूज को क्या करा जाएगा भाई? इसको जेल करा जाएगा, या उसको फाइन, मतलब और फाइन भी लगाया जाएगा. भाई जेल जाएगा ना, उसने क्राइम करा है, गुनाह करा है. अब सब वो जो है प्रूफ हो गया कि भाई तुम गुनहगार हो, तो क्या करोगे भाई? जेल जाओगे और फाइन पे करोगे. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो भाई सिविल लॉ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोर्ट एक बीच का रास्ता ऐसे सुलझाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए बीच का रास्ता बता देगा. क्या बताएगा? द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस. जैसे जो उसकी बात करें रेंट की, तो उसमें क्या होगा? जैसे लैंडलॉर्ड और जो मकान मालिक है
और किराएदार से क्या बोलेगी जो है अदालत, वो ये कहेगी कि आप क्या करो, इनका जो फ्लैट है इसको खाली करो, फ्लैट को वैकेंट करो, उसके बाद जो बचा कुचा किराया है वो पे करो और आप ये मकान को छोड़ दो, ताकि डिस्प्यूट को खत्म करो। मतलब इसमें कोई ऐसे सजा जुर्माना कुछ नहीं, बीच का रास्ता एक निकालेगी। क्यों? क्योंकि भाई सिविल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ में क्या होगा भाई, बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है, पुलिस वगैरह इन्वॉल्व रहती है और जेल वगैरह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्ट में आप डायरेक्ट जाके अपील करते हो, मतलब अप्रोच करते हो कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट बीच का रास्ता बताती है आपको। आया समझ में? तो क्या देखा हमने, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है भाई ये डिफरेंट ब्रांचेस जो है क्रिमिनल और सिविल, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? फिर हमने ये भी देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि क्या सबको, आपने ये चीज नोटिस करी कि भाई क्या सबको कोर्ट में एक्सेस है? हर कोई क्या कोर्ट में जा सकता है? एक्सेस है? आपको क्या लगता है? हमने देखा था कि हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो प्रिंसिपली ये चीज कहते हैं कि भाई हाँ, कोर्ट कहता है कि मैं किसी को मना नहीं करता कि एक्सेस आप कर पाओ नहीं कर पाओ, वो किसी को कभी मना नहीं करेगा कि नहीं नहीं आप आ सकते हो तो आप नहीं आ सकते, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। बस बात ये है कि जैसे पुअर पीपल हो गए या कोई ऐसा सोचता है कि भाई बहुत लंबा वक्त लग जाता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. वैसे तो कोर्ट्स क्या है, कोर्ट जो है अदालत है सबके लिए अवेलेबल है, बट रियलिटी की बात की जाए, इन रियलिटी एक्सेस टू द कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया। मतलब जो बेचारे गरीब हैं वो लोग के लिए तो रियलिटी में ऐसे कोर्ट में जाके एक्सेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल प्रोसीजर इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा भाई है ना, कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें पैसा खर्च होता है, उसमें अलग दिमाग लगाओ, पेपर वर्क और टाइम भी बहुत जाता है, तो इसलिए बेचारे हिम्मत वैसे ही हार जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो जाते ही नहीं। For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. अगर हम पुअर पर्सन की बात करें, अब वो क्या रोज चक्कर लगाएगा कोर्ट कचहरी के? अब वो क्या काम करता है भाई, वो मजदूरी करता है, डेली वेज वर्कर है कि जिस दिन काम पे गया तो पैसा मिला, जिस दिन नहीं गया तो पैसा नहीं मिला। पैसा मिला तो भाई 2 वक्त की रोटी लाएगा, घर चलाएगा। अब वो अगर नहीं जा पा रहा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा तो कैसे होगा, उसका मेंटल पीस भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, और एक दिन का जो भाई उसको भत्ता मिलता, जो वेज मिलता, काम करता, वो भी उसके हाथ से जाएगा। तो इसीलिए जो बेचारे गरीब पीपल होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते कोर्ट में, या तो पढ़े लिखे नहीं होते इतने कि भाई ये जो कानूनी कार्रवाई है, दाव पेच है, जो पेपर वर्क है, वो समझ नहीं पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम होने के कारण भाई पुअर पीपल है जो वास्ट मेजोरिटी, वो एक्सेस नहीं कर पाती कहाँ पे, कोर्ट में। आया समझ में? वैसे तो कोर्ट क्या कहता है कि मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले, बट पब्लिक जो है जा पाए नहीं जा पाए वो तो पब्लिक के हाथ में। जैसे पुअर पीपल का हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई हाँ, एक्सेस होना चाहिए, पब्लिक को अपनी परेशानी बतानी चाहिए, तभी तो न्याय होगा। जो बेचारे इतना सह रहे हैं चुपचाप, उनकी भी तो प्रॉब्लम्स पता चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट लेकर आई PIL फैसिलिटी। कौन सा मैकेनिज्म लेकर आई 1980 में? PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर आई, जिसमें क्या हो सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस हो सके, किसके लिए, जस्टिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. इसका मतलब ये कि अगर कोई जो बेचारा जा नहीं पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या जिसको पता ही नहीं कि कैसे क्या प्रोसेस करनी है, तो उसके बिहाफ में दूसरा कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे होता है ना औरतों पे अत्याचार होता है तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, या किसी बच्चे पे अत्याचार हुआ तो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उस बच्चे या उस वुमेन के बिहाफ में वो ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल PIL फाइल करा सकता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने दी। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। अब जो लीगल प्रोसेस थी भाई, जो प्रोसीजर होता है उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, उसको भी आसान कर दिया। अब PIL आप कैसे फाइल कर सकते हो? आप लेटर्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो भाई, PIL फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिसको PIL ही माना जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आसान कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्ट तक पहुंच पाए, अपनी परेशानी बता पाए, एक्सेस कर पाए जस्टिस के लिए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी तक लाइक करा कि नहीं करा? अभी तक ये बताओ फटाफट से, लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करो, लाइक कर दो। ठीक है,
Another issue that affect the common person access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. दूसरा इशू क्या है? दूसरा, एक तो हमने देखा भाई गरीबों का, दूसरा इशू ये कि लोग अवॉइड करते हैं कोर्ट में जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई लगभग सालों लग जाते हैं, मतलब हफ्तों, दिनों, महीनों नहीं, सालों लग जाते हैं न्याय मिलने में। ठीक है, न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बेचारे वैसे ही हिम्मत हार जाते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, उससे मेंटल पीस जाएगा, एनर्जी जाएगी, वक्त बर्बाद होगा, तो बेटर है छोड़ो, रहने दो। The phrase justice delayed is justice denied is the often used to characterize this extended time period that courts take. इसीलिए एक फ्रेज इसके लिए यूज करा गया है, कौन सा, कि अगर न्याय में देरी हुई तो यानी न्याय को आपने मना करा, डिनाई करा, बेसिकली न्याय नहीं दिया। न्याय में जहाँ देरी हुई यानी न्याय मिला ही नहीं, तो इसीलिए स्टेटमेंट या फ्रेज इसके लिए यूज किया गया है, जिसने बताया कि क्यों जो कोर्ट इतना एक्सटेंड करती है टाइम, जो इतना कोर्ट टाइम लगाती है ना, इसके लिए ये बनाया गया है। कहा गया है ना कि भाई हमने देखा ना कि एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते, कोर्ट कहता है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले, बट जो अफोर्ड कर पाए, जो जा पाए, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास टाइम हो, वो जा सकता है, या थोड़ा हिम्मत वाला इंसान भी हो। बट जो बेचारा गरीब है या जिसको लग रहा है कि इतना वक्त लग जाएगा, सालों बीत जाएंगे, तो वैसे ही हिम्मत हार जाते। तो आधे लोग तो ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम लेके कोर्ट में नहीं जाते। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, PIL की फैसिलिटी लेकर आई, जिससे चीज़ें क्या करी, काफ़ी ज़्यादा आसान करी। However, in spite of this, there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic India. फिर भी ये तो हम देखते हैं कि कौन एक्सेस कर पाता है, कौन नहीं कर पाता, बट ये बात सही कहना होगा कि जो है इस बात को हम मतलब नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि जुडिशरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम मना नहीं कर सकते। ठीक है भाई, लैक होती हैं चीज़ें, कमियां होती हैं, 100% सही नहीं होती, बट जुडिशरी क्या है, अगर इस चीज़ को समझे ऑल इन ऑल, तो जुडिशरी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्रूशल चीज़ होती है, जो क्या करती है, हमारे बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करती है। अगर जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उस पर भी ध्यान रखती है कि कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तो ये सब चीज़ें, मतलब कंट्री को, डेमोक्रेसी की जो बात है, हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कंट्री की डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए उसकी रिस्पेक्ट में काम करती है जुडिशरी। हम कहते हैं ना पब्लिक का देश है, लोकतंत्र है, पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी, पब्लिक जो चाहेगी वही सरकार करेगी। तो पब्लिक के साथ गलत ना हो, उनके हितों के साथ कुछ मिसयूज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने का, देखने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। इसलिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। The member of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy. इसीलिए भाई जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फैसिलिटी दी है, कौन सी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, जो कि एक बहुत ही अच्छा की फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का, कि जुडिशरी क्या है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, ना किसी सरकार का डर, ना किसी नेता का डर, ना किसी अभिनेता का डर, ना किसी रिच इंसान का डर, किसी का डर नहीं। आप अपने हिसाब से फैसला लो, बस आप ये देखो कि आप सही न्याय लो, किसी के साथ अत्याचार या गलत ना हो, किसी के भरोसे को ना तोड़ो, तो ये कोशिश की जाए। अदरवाइज डर किसी का नहीं है, आपको ना कोई आपकी पोजीशन पे बिठा रहा है, ना आपकी पोजीशन से कोई हटा सकता है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने फीचर दिया है कौन सा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। दैट मीन्स भाई जो न्यायपालिका है इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल होती है, जिस पर हम भरोसा करते हैं। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो भाई ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन क्विकली एंड होता है। हमने बहुत ही अच्छे और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट में चैप्टर के उठाए थे, तो आई होप आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन यहाँ हो गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।